मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब? खुश हो? वेलकम आपका एसएस की क्लास में। कल मैंने आपको एक चैप्टर करवाया था कृषि 8th क्लास में भूगोल से। आज उसको सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जो पहला पार्ट बनाया था उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हुई होगी और बच्चों ने बहुत ज़्यादा उसे लाइक भी किया है। आगे उन सब बच्चों के लिए धन्यवाद। अब आगे इसमें वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्य कृषि, कल मैंने आपको निर्वाह कृषि के बारे में बताया था। आज वाणिज्य कृषि, इसमें अधिक क्षेत्र यानी कि बहुत बड़े क्षेत्र पे ये कृषि की जाती है, साथ ही साथ अधिक पूंजी। अब ज्यादा बड़े क्षेत्र में हम फसलों को उगाएंगे तो ज्यादा पूंजी, पूंजी मतलब पैसा, धन, उसकी भी आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद में अधिक श्रम यानी कि मेहनत, अधिक मेहनत की यानी कि अधिक श्रमिकों की, अधिक कारीगरों की, जो फसल का उत्पादन करते हैं यानी कि किसानों की, उनके मेहनत करने वाले श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद है मशीनों का प्रयोग, कि इस कृषि में मशीनों का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में किया जाता है। अब इस फसल को उगाने का महत्वपूर्ण काम क्या है, क्यों उगाई जाती है फसल, क्या कार्य है इस फसल को उगाने का? जैसे गहन निर्वाह यानी कि निर्वाह कृषि के बारे में कल मैंने आपको बताया था। उसमें क्या था कि फसलों को इसलिए उगाया जाता था कि घर की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, लेकिन इसमें उगाया जाता है विक्रय के लिए यानी कि फसलों को बेचने के लिए, कि फसल बड़ी मात्रा में उगाई जाती है और उसको उगाने के बाद उस फसलों को बेचा जाता है यानी कि अधिक धन कमाने के लिए। इसीलिए इसमें अधिक क्षेत्र का उपयोग हो रहा है, अधिक पूंजी यानी कि धन, अधिक मेहनत करने वाले और मशीनों का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ रासायनिक दवाइयों का प्रयोग भी किया जाता है। अब इसमें 3 प्रकार है इसके, वाणिज्यिक कृषि के 3 प्रकार है। नंबर पहला है वाणिज्यिक अनाज कृषि। इस कृषि के अंदर ऐसी फसलें उगाई जाती है जिसको हम केवल बेचने के लिए, ठीक है, बड़ी मात्रा में इसमें फसलों को उगाया जाता है जिसमें केवल बेचा जाता है फसलों को। उदाहरण के रूप में गेहूं और मक्का। देश कौन कौन से? उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया, ये इसके प्रमुख देश है जिसमें बड़ी मात्रा में फसलों को उगाया जाता है और उनको उगाने के पश्चात उनको बेचा जाता है। फसलें मैंने आपको 2 बताई है, वैसे और भी हैं पर आप 2 याद रखें अभी, गेहूं और मक्का। उसके बाद है इसके देश कौन कौन से बताते हैं? उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया। अब सेकंड नंबर पे है इसी में तीसरा सेकंड पार्ट मिश्रित कृषि। मिश्रित का मतलब होता है मिला हुआ, कि इसमें भोजन व चारे के साथ साथ पशुपालन के लिए भी फसलें उगाई जाती है, यानी कि पशुओं को चारे और साथ में पशुओं को चारे के लिए भी फसल उगाई जाती है, भोजन के लिए भी यानी कि गेहूं और मक्का जैसी फसलें भी, साथ ही साथ पशुपालन भी किया जाता है। इसे कहते हैं हम मिश्रित कृषि। फिर बता रहा हूं, मिश्रित कृषि के अंदर कई चीजों को का एक साथ उत्पादन किया जाता है। जैसे भोजन के लिए तो फसलें उगाई जाती है जैसे गेहूं और मक्का, लेकिन पशुओं का चारे के लिए भी फसलें उगाई जाती है, साथ ही साथ पशुओं को भी बड़ी मात्रा में पाला जाता है। कौन कौन से देश इसमें? यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऐसे कुछ प्रमुख देश हैं जिसके अंदर मिश्रित कृषि का प्रयोग यानी कि मिश्रित कृषि की जाती है, मिश्रित कृषि का उत्पादन किया जाता है। कौन कौन से देश हैं? यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका। अब इसमें आगे जो इसमें आगे थर्ड पॉइंट है रोपण कृषि। इसके अंदर कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है? चाय, कहुआ, केला, काजू और कपास आदि यहाँ की मतलब इस कृषि की प्रमुख फसलें होती है। इनका भी बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जाता है ताकि इनको बेचा जा सके। और इसके प्रमुख देश कौन से? ब्राजील में जैसे कहुआ, ब्राजील प्रमुख है कहुआ उत्पादन में। भारत और श्रीलंका चाय में टॉप पर आते हैं, यानी कि भारत और श्रीलंका की जो चाय है उसमें उत्पादन भी ज्यादा, साथ ही साथ उसका निर्यात यानी कि व्यापार भी सबसे ज्यादा है। उसके बाद है कुछ मुख्य फसलें, कि जो जो फसलें उगाई जाती हैं उनमें से कुछ मुख्य फसलें, उनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। नंबर 1 है चावल, प्रमुख खाद्य फसल। पूरे विश्व में अगर सबसे ज्यादा खाने वाली कोई फसल है यानी कि सबसे ज्यादा लोग जिस चीज को खाते हैं वो चावल है। कई बार क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा किस फसल का उत्पादन लोग अपने भोजन के रूप में करते हैं, तो अधिकतर बच्चे, क्योंकि हमारे देश में इस तरफ गेहूं का ज्यादा प्रचलन है इसलिए वो गेहूं पर टिक लगाते हैं, लेकिन शायद आपको पता ना हो तो चावल का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। चावल के लिए कैसे तापमान की जरूरत होती है? उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा, और अधिक वर्षा की जरूरत होती है। आपको पता भी होगा चावल की कृषि के लिए कितने पानी की आवश्यकता होती है। जलोढ़ मिट्टी इसके लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है। देश कौन कौन से हैं? चीन, भारत और जापान। वैसे तो और भी देश हैं लेकिन चीन, भारत, जापान इसमें प्रमुख देशों में है और चीन नंबर 1 पे आता है चावल उत्पादन में। उसके बाद है गेहूं।
मध्यम तापमान, वर्षा, फसल कटाई के समय तेज धूप, यानी कि जो अभी का समय आपको पता है अभी कौन सी फसल कटाई के लिए तैयार है, गेहूं की फसल मुख्य रूप से। देश इसमें भारत, रूस, कनाडा और अमेरिका प्रमुख देश हैं जो गेहूं का उत्पादन करते हैं। इसमें अगला टॉपिक है मक्का। मक्का जो फसल है उसके लिए तापमान की जरूरत होती है मध्यम तापमान, वर्षा और तेज धूप। साथ ही साथ इसके जो प्रमुख देश हैं वो है ब्राजील, चीन, रूस और भारत। तो कौन सी फसल थी तीसरी? मक्का, जिसके लिए कैसे जलवायु की आवश्यकता? मध्यम तापमान हो, यानी कि ना ज्यादा सर्दी ना ज्यादा गर्मी, वर्षा की आवश्यकता पड़ती है, साथ ही साथ तेज धूप। और उसके बाद ब्राजील, चीन, रूस और भारत इसके प्रमुख उत्पादक देश हैं। अगली फसल है कपास। इसके लिए हमें उच्च तापमान, कम वर्षा, मतलब समय समय पर थोड़ी थोड़ी वर्षा होती रहे और धूप तेज हो। साथ ही साथ इसके लिए एक याद रखना, काली मिट्टी। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कपास के लिए सबसे उपयुक्त यानी कि सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी मानी जाती है? काली मिट्टी। और आपको पता होगा कि जो कपास है उसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं? महाराष्ट्र और गुजरात में काली मिट्टी की अधिक होने के कारण यहाँ पर कपास का उत्पादन अधिक होता है। देश कौन से? इसमें भारत, पाकिस्तान और ब्राजील प्रमुख देश हैं। सूती वस्त्र उद्योग के लिए, अभी मैंने आपको बताया था कि कपास का प्रयोग किस लिए होता है? सूती वस्त्र उद्योग के लिए, इसलिए इसका उत्पादन भारत में अधिक मात्रा में किया जाता है। उसके बाद है पटसन, उच्च तापमान, अधिक वर्षा, आर्द्र जलवायु। क्या क्या जरूरत होती है? उच्च तापमान, अधिक वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता पड़ती है पटसन के लिए। और पटसन का दूसरा नाम क्या है? सुनहरा रेशा। अधिकतर इसी पर, इसमें से टॉपिक में से अगर जो प्रश्न बनता है 1 नंबर में ये पूछा जाता है, सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है? तो याद रखना पटसन को। कौन से प्रमुख देश हैं? भारत और बांग्लादेश इसके प्रमुख देश हैं। उसके बाद है चाय। यह एक पेय पदार्थ है, यानी कि पीने वाला पदार्थ। इसकी भारत में बहुत ज्यादा मात्रा में इसका उत्पादन किया जाता है। इसके लिए वर्ष भर वर्षा, यानी कि हमारे जो पूर्व के क्षेत्र है उन क्षेत्रों में ज्यादा होता है ये, और अधिक श्रमिक यानी कि बहुत ज्यादा मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है। आपको पता है इसके लिए बागान लगा होते हैं और उसमें भारी मात्रा में इनका उत्पादन किया जाता है। भारत चाय के उत्पादन में भारत और श्रीलंका प्रमुख देश माने जाते हैं। ये दोनों देश ही अधिकतर देशों को अपनी चाय का उत्पादन यानी कि व्यापार करते हैं यहाँ उत्पादन करने के पश्चात। ये था हमारा लेसन नंबर 4 कृषि। उम्मीद करता हूँ आपको इस चैप्टर से कुछ ना कुछ हेल्प जरूर हुई होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक भी कर दिया करो, जैसा पिछली वीडियो को आपने लाइक किया। और अभी आपको पता है कैसा समय चल रहा है, तो इसलिए अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें। और एक विशेष बात, जो भी बच्चे देरी से उठते हैं कृपया करके उनके पेरेंट्स उनको जल्दी उठाएं, सुबह उठाकर उनको थोड़ा योग करवाएं, खुद भी करें, उनको भी सिखाएं। अगर नहीं पता चलता तो यूट्यूब पे बहुत सारे योग आचार्य हैं जो योग सिखाते हैं। आप रामदेव बाबा की वीडियो देखिए या किसी की भी जो भी आपको अच्छे लगते हैं उनकी वीडियो देखिए, योग कीजिए, योग करें ताकि स्वस्थ रहें। और स्वस्थ रहने के बाद ही हम प्रत्येक कार्य को अच्छे से कर सकते हैं। अपनी हेल्थ की ओर ध्यान देना बहुत जरूरी है, अपने आप को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। और घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।